हम 10-12 घंटे की जो क्लासेज होंगी टोटल, उसमें आपके सामान्य ज्ञान का लेवल 1 है क्या? ये लेवल 1 में क्या है, सामान्य ज्ञान का वेटेज थोड़ा ज्यादा है SST से। उसमें फ्लैगशिप कार्यक्रम दे रखे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं दे रखी है। उसके अलावा जो मैं आपको योजनाएं फ्लैगशिप कार्यक्रम बताऊंगा वो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर और होंगे। कृषि, उद्योग, पंचायती राज। तो वो आपको जब राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़ोगे, जब अर्थव्यवस्था वाले सर पढ़ाएंगे, तो इकोनॉमिक सर्वे वाला जो पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके करंट अफेयर में काम में आएगा। बाकी तो आप करंट अफेयर पढ़ते ही हो। आवाज, अब ये तो इसकी गलती है, मेरी आवाज बहुत साफ है। मैं पहले गाना गाने वाला था, नहीं आ रही आवाज। ये एक सेकंड शांत रहो। आवाज मतलब इसके कारण गूंज रही है। अरे तो जोर से बोल, मुझे नहीं सुन रहा क्या बोलना चाहता है। ऐसे करूं, विक्स की गोली लाऊं? अरे तो डेली 13 घंटे बोल बोल के गला तो वैसे ही हो जाता है। कई बार तो लगता है एक दिन बंद ही हो जाएगा ये। चलो, ये क्या है कि रिकॉर्ड भी हो रही है, इसलिए पढ़ना भी है थोड़ा। हेडिंग डालो। अरे शांत हो जाओ, हेडिंग डालो, राजस्थान के फ्लैगशिप कार्यक्रम। अब मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, शांत हो जाओ। पहली बार क्लास है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे करो। किसी का कीड़ा है तो मैं ही पढ़ाऊंगा, ये तो वो जा सकता है। जिसको पढ़ना है वो पढ़ लो। मैं कोई वैसे एटीट्यूड नहीं, बहुत मजा आएगा आप लोगों को मेरे साथ, लेकिन पहले आप टाइम तो दो। 2 मिनट में यू भरे पड़े रहते हो सुबह से। देखो, अब आराम से सुनना। हमारा पहला काम ये रहेगा कि आप ये टॉपिक पहली बार अपने जीवन में पढ़ रहे हो, तो मैं नहीं चाहता कि आपको चीजें रटनी पड़े। आपको केवल 1 या 2 चीजें वो आपको याद करनी पड़ेंगी, बार बार रटनी भी पड़ेंगी। जो डेट है कि ये योजना कब लागू हुई, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो तो आपके हाथ में है। बाकी प्रावधान अगर आप ढंग से सुनोगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ये वेटेज वाला है, 15-20 पेज में कम से कम 10 क्वेश्चन की हेल्प हो जाएगी आपके। जबकि 15-20 में तो अकेला गोहिल वंश भी नहीं पूरा होता। कुंभ आए तो आए, नहीं आए, पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जरूर आएगी। यही है फ्लैगशिप कार्यक्रम। तो ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं जिनको राजस्थान सरकार वरीयता देती है। क्यों देती है? क्योंकि आम जनता उनसे डायरेक्ट प्रभावित होती है, उन्हीं को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, ₹1 प्रति किलो गेहूं। अब ये सोचो, आपकी गांव में अगर बीपीएल परिवार को ₹1 प्रति किलो गेहूं मिल रहा है, तो वो योजना उसके लिए या गरीब वर्ग के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर ऐसी योजना को बजट नहीं मिलेगा तो वो योजना बंद होगी, तो बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होगा। और सुनो, जो उदाहरण आप जानते हो वो बताता हूं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, आवश्यक दवा सूची में जितनी दवाइयां हैं आपको बाहर काउंटर से निःशुल्क मिलेंगी। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में चल रही है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 10 लाख रुपए तक का बीमा दिया जा रहा है राजस्थान के हर व्यक्ति को। आवाज नहीं आ रही? एक सेकेंड, एक जना बोल लो, एक कोई नहीं बोलेगा। आप बोलो सबसे लास्ट। क्या बोल रहे हो? गूंज रही है, ये तो मुझे भी पता। अब आप बताओ मैं क्या कर सकता हूं? बेस बढ़ाएं, बेबी को बेस पसंद है। कहां से पढ़ाएं बताओ यार, इसमें बहुत सारे हैं, सारू को घुमा दूं क्या? ये देखो, किसी को पता हो तो कर दो भाई। बढ़ाना है कि कम करना है? अब बताओ। अब फर्क पड़ा गया कुछ? अरे वो तो पड़ोसी से बातों में लगा है।
आपके जस्ट एक सेकंड, आपके जस्ट आगे वाला बोल रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है? हाँ, पहली बात तो तुझे सुनाई नहीं देता तो तुझे रिप्लाई कैसे दे रहा है? एक मिनट, ये तरीका नहीं होता है। मैं गुलाम भी नहीं हूं। एक्सप्रेशन आपके सही होंगे, मेरे भी होंगे, बहुत अच्छा इंसान हूं मैं, लेकिन ये वो ये नहीं होता। कल को आप भी मास्टर बनोगे। अरे एक मिनट, कईयों के कीड़ा होता ही है। तूने कब देखा रे? तो राजस्थान के फ्लैगशिप कार्यक्रम, अब ये तो हो गई। अब तो ठीक है ना भाई, अब शांति से सुन लो, आपके फायदा है, कोर्स हो जाए, मुझे सीख कर जाना है, वैसे भी जयपुर में मन नहीं लगता, इसलिए जल्दी से जल्दी आपका हो जाए। आपका अब तो एग्जाम डेट भी आ गई, तो आपके हाथ में होता है आपका सिलेबस। आप जैसे टीचर के साथ ट्रीट करोगे ना, आपका ही नुकसान है। टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 घंटे या 18 घंटे लग जाए, फर्क आपको पड़ता है ना। अब सुनो, अब शांति से सुनो। तो फ्लैगशिप कार्यक्रम की तो बात हो गई जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ, तो यही जन कल्याणकारी है। तो एक तो आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कितने फ्लैगशिप है, कितने और कुछ है, या कितनी जन कल्याणकारी है, कौन सी फ्लैगशिप है, क्योंकि सरकार द्वारा इनको समय समय पर किसी योजना को फ्लैगशिप घोषित कर दिया जाएगा, किसी योजना को निकाल दिया जाएगा। अब अगर हम बात करें फ्लैगशिप कार्यक्रम की, तो इकोनॉमिक सर्वे और जो राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग 27 फ्लैगशिप का तो सीधा सीधा वर्णन किया हुआ है, और 4-5 और है, तो टोटल 30-31 फ्लैगशिप कार्यक्रम है। आपको केवल उस योजना का नाम, वो कब जारी हुई और उसके प्रावधान, तो प्रावधान में दिक्कत नहीं आएगी। प्रावधान हम एक एक शब्द को समझेंगे। वो जो डेट आएगी, और डेट भी लगभग 18 दिसंबर कराना, अगर नहीं समझ में आए कुछ भी, 18 दिसंबर 2019 कराना, क्योंकि गहलोत सरकार को 1 साल पूरा हुआ, तो भर भर के योजनाएं लॉन्च की, जितने मन में आई योजना। कई बार क्या हुआ, जल्दी जोश में 17 दिसंबर को कर दी, और कई बार 18 को ज्यादा हो गई तो 19 दिसंबर को की। कई बार हो जाता ना, आप लोगों के भी तो होता है, रात को ज्यादा हो जाए तो नहीं कर पाया 18 दिसंबर को, तो 19 दिसंबर को। ये जो योजनाएं बताऊं, लास्ट में पूरी होने के बाद सारी योजनाएं 17, 18 और 19 के अकॉर्डिंग एक जगह अलग लिख लेना, ताकि उतना आपका वेटेज कम हो जाए। तो लगभग 30-40% आपको रटने का जो पोर्शन है वो कम हो जाएगा। अब सबसे पहला जो कॉमन क्वेश्चन हमें पूछेगा वो सुन लो। कोई भी एक योजना का नाम देगा और कहेगा कि राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग इस योजना का संचालन कर रहा है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। अगर फ्लैगशिप में सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछे तो जनरली 20-25 तो आपको पता चल जाएंगे, लेकिन 2-3 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो हम पहला काम ये करेंगे कि कौन कौन से जो 27 मुख्य रूप से इंडिकेट कर रखे हैं राजस्थान सरकार ने, कौन से विभाग द्वारा है, बस, और उनके नाम से हम कितना सीख पाते हैं। उसके बाद एक एक योजना का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि कौन कौन से 27 फ्लैगशिप कार्यक्रम हमें ध्यान में रखने। बाद में मैं अतिरिक्त भी करवाऊंगा 5-7, लेकिन पहला टारगेट होगा 27 फ्लैगशिप कार्यक्रम का। अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप एक तरफ लिखो विभाग का नाम। क्या कर रहा है ये? विभाग का नाम, और एक तरफ योजना। विभाग का नाम, योजना, विभाग का नाम, योजना, विभाग का नाम, योजना। सबसे पहला विभाग लिखेंगे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित 5 योजनाएं हैं। 5 योजनाएं हम इधर लिखेंगे। अगर पहला क्वेश्चन पूछेगा आपको तो उन 5 का नाम दे देगा और पूछेगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कि कौन सी विभाग है जो उसको
संचालित कर रहा है, उसके लिए नोडल एजेंसी है। सबसे पहली बात करें तो है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अब इसको केवल नाम से समझना है कि कितना याद कर सकते हैं, रटने की जरूरत ना पड़े। विशेषकर दीपावली के अवसर पर आपने देखा होगा मिठाई की खपत बढ़ जाती है मार्केट में, इसलिए रेस्टोरेंटों पर जिला रसद अधिकारी हो गए, खाद्य विभाग वाली टीम हो गई, ये छापेमारी करती है मिलावटखोरों के विरुद्ध जनरली। बाकी नॉर्मल दिन तो क्या इतनी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि डिमांड सप्लाई बैलेंस रहती है, पर त्योहारों के समय जब अचानक खपत बढ़ती है तो लोग पैसे कमाने के लिए मिलावटखोरी को बढ़ा देते हैं। तो शुद्ध के लिए युद्ध का मतलब है मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई करना। तो सबसे पहले हमें उद्देश्य ध्यान में रखना है उसको देख के, और विभाग का ध्यान में रखना है। तो शुद्ध के लिए युद्ध का उद्देश्य क्या है? मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई करना ताकि राजस्थान के नागरिकों को शुद्ध खाद्य वस्तुएं मिल सके। जैसे नकली मावा पकड़ते हैं, सिंथेटिक पनीर पकड़ते हैं, तो उसके लिए यह अभियान चलाया गया है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। दूसरा जो योजना है वो है निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान। अब इस निरोगी राजस्थान अभियान के बारे में सुनो आप। निरोगी राजस्थान अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है, नाम से पता चल रहा है कि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति रोग मुक्त रहे, और सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। अब हम तो पढ़ते हैं इसलिए हमें पता है कि निःशुल्क दवाई योजना भी है, स्वास्थ्य बीमा योजना भी है, लेकिन आज भी ऐसा वंचित वर्ग है जिसे सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। आज भी ऐसा वर्ग है जिसे अपनी दैनिक दिनचर्या के कारण बीमार हो रहे हैं उसका पता नहीं है, ये भी हो रहा है। तो अब सरकार हर आदमी के पास तो नहीं पहुंच सकती। गहलोत मुख्यमंत्री है, वो हर आदमी को जा जाके एक को तो कहेगा नहीं ऐसे करो। तो सरकार ने इसका एक तोड़ निकाला कि अगर सारे आधारभूत संरचनाएं इतनी करते हैं तो इतना हमारे पास संसाधन नहीं है कि हर गांव में 5 डॉक्टर ही बैठा दें, हॉस्पिटल खोल दें हर जगह, क्योंकि डॉक्टर नहीं है, संसाधन नहीं है। लेकिन लोगों को जागरूक करके भी तो निरोग बनाया जा सकता है। तो इसमें कोई इलाज प्रोवाइड नहीं कराएंगे, जागरूक करेंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। तो निरोगी राजस्थान अभियान के तहत सरकार ने क्या कहा कि जितने भी राजस्व गांव है राजस्थान के, जितने भी राजस्व गांव जहां से रेवेन्यू आता है, इसके अलावा शहरों में होते हैं वार्ड। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हो गया राजस्व गांव, शहरी क्षेत्रों में हो गए वार्ड। वहां से एक तो पुरुष और एक महिला जो अपनी इच्छा से सहायता करना चाहते हैं लोगों की, क्योंकि इन्हें वेतन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इतने गांवों में इतने लोगों को वेतन देना सरकार के बस की बात नहीं है, इसलिए एक पुरुष और एक महिला। अब नेतागिरी वाले तो होते ही हैं गांव में, उनको प्रशिक्षण दे देंगे। फिर जैसे कोई छोरा जा रहा है बीड़ी पी रहा है, इधर बीड़ी पीने से ये होता है वो होता है, एक जैसे जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। तो ऐसी चीजें जिनके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकता है। एक पुरुष और एक महिला इसलिए कि कई महिलाओं की समस्याएं हैं वो पुरुषों के साथ शेयर नहीं कर सकती, इसलिए एक पुरुष होगा, एक महिला होगी, और इनका नाम होगा स्वास्थ्य मित्र। यह है निरोगी राजस्थान अभियान का मुख्य उद्देश्य कि लोगों को सेहत के प्रति जागरूक। इसमें अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे प्रदूषण के बारे में जानकारी दे दी, मिलावटखोरों के बारे में जानकारी दे दी, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में दे दी, महिलाओं से संबंधित कुछ विशेष बीमारियां हैं जैसे कुष्ठ रोग है, स्तन कैंसर है, उनके बारे में जानकारी प्रदान करना। क्योंकि ये कोई एमबीबीएस तो होते नहीं कि इलाज करते, ये तो केवल यही बताएंगे ना आप ऐसा करने से ऐसे हो रही। तो एक तो हो गया जागरूकता। दूसरा ये क्या कर सकते हैं, उन लोगों को ये बता सकते हैं कि आपके लिए फलानी योजना संचालित है, क्योंकि आज भी हर आदमी को नहीं पता। आगे हम बात करेंगे, ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, सरकार को उसके लिए डीबीटी तक लाना पड़ रहा है। अच्छी बात भी है। एक नया कंसेप्ट देखा होगा आपने, वित्तीय समावेशन, यानी हर आदमी का बैंक में अकाउंट होगा। अगर उसको लाभ लेना है, जैसे बेरोजगारी भत्ता मिलता है, वो भी फ्लैगशिप है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, अभी वर्तमान में बढ़ाकर 4 और 4,500 रुपए कर दिया, तो वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। आज से 15-20 साल पहले जब डिजिटली नहीं था कुछ भी, उस समय जैसे अभी वृद्धावस्था सम्मान पेंशन मिलती है बूढ़े लोगों को, पहले गांव में क्या होता था, जिन लोगों को जानकारी होती थी ना थोड़ी बहुत, गांव के 15-20 लोग हैं मान लो बूढ़े, उनके बना लिए वो वृद्धावस्था के। अब उन लोगों को पता ही नहीं कि सरकार हमारे लिए ये कर रही है, क्योंकि संचार के साधन ही सीमित थे, पढ़े लिखे वो थे नहीं कि अखबार पढ़ सके, उसके अलावा कोई ऐसा साधन नहीं था कि उनको पता चले, तो वो लोग फायदा भी उठाते थे ऐसे। अब उन्होंने, सरकार ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना भाई, जिसको फायदा लेना है उसके अकाउंट में डायरेक्ट आएगा।
जो जिसको भी फायदा देना उसको डायरेक्ट पैसे भेज देंगे। तो ये है निरोगी राजस्थान अभियान में भी एक पुरुष और एक महिला और क्या कहलाएंगे, स्वास्थ्य मित्र। अगली जो 3 योजनाएं हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हो। अगली तीसरी योजना लिखो, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। जब अशोक गहलोत पिछली बार मुख्यमंत्री थे तब 2 अक्टूबर 2011 को ये लॉन्च की थी। अभी आप तो मास्टर बन जाओगे तो आपको तो RGHS मिलेगा, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। लेकिन इसके अलावा कमजोर और जो वंचित वर्ग है उनको जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, चाहे PHC हो, CHC हो, चाहे जिला अस्पताल हो, वर्तमान में तो 713 आवश्यक दवा सूची में औषधियां शामिल हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी हैं वो बहुत महंगी आती हैं। तो सरकार हर दवाई तो नहीं अफोर्ड कर सकती, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही है। तो आपने देखा होगा इससे बहुत बड़ा वर्ग लाभ ले रहा है भाई। और सरकारी हॉस्पिटल की है ना स्थिति पहले जैसी नहीं रही है, बहुत ज्यादा सही हो गई है। तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। अगली है मुख्यमंत्री निशुल्क, इनकी बाद में एक एक की क्रम से बात करेंगे, अभी केवल हम समझ रहे हैं कि क्या पढ़ना है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। कोई भी चाहे अंतरंग रोगी हो चाहे बहिरंग हो, अंतरंग का मतलब होता है कम से कम 24 घंटे एडमिट रहे, और बहिरंग का मतलब आपको नॉर्मल सी सर्दी जुकाम हुई, बुखार हुई, आपने आउटडोर में डॉक्टर को दिखाया, स्लिप पे उसने दवाई लिख के दी, काउंटर पे गए लेके आ गए। हाँ, ये अलग बात है कि व्यवहारिक रूप से कई बार वो नाटक भी करते हैं कि ये दवाई आई हुई नहीं है, या डॉक्टर भी वो दवाई लिख के दे देता है जो आवश्यक दवा सूची में नहीं होती है, तो कई बार बाहर से भी खरीदनी पड़ती है, वो प्रैक्टिकल बात है। पर एग्जाम तो आदर्शों से पास होगी। एक खास बात, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2019 से जितने भी राज्यों की निशुल्क दवा है योजनाएं, उनकी रैंक जारी की जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना अप्रैल 2019 से आज तक 1 नंबर पे है, मतलब पूरे भारत में सबसे अच्छी रैंकिंग है इसकी। अब आप मान लो दवा योजना के तहत मान लो या आप हॉस्पिटल में गए, तो अगर मान लो आपके पेट में दर्द है तो क्या डॉक्टर बिना जांच के आपको दवाई प्रोवाइड करवा देगा? तो जांच भी तो उपलब्ध करवानी होंगी ना, तभी तो आप दवा दे पाओगे। तो 2 साल बाद अशोक गहलोत ने एक योजना और लॉन्च की 2013 में, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना। वर्तमान में जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित हॉस्पिटल होते हैं ना, जहां पे साथ में मेडिकल कॉलेज होती है और हॉस्पिटल होता है, वहां पर 90 प्रकार की जांचें, क्योंकि सरकार के पास आज भी इतनी मशीनरी नहीं है भाई कि हर प्रकार की जांच दे दे। तो वर्तमान में 90 प्रकार की जांचें कहां पर दी जाती है? जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित होते हैं। और जैसे जिला हॉस्पिटल होते हैं ना, जैसे सीकर का जिला SK हॉस्पिटल है, ये जिला अस्पताल हो गए, वहां पर 56 प्रकार की जांचें निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इनकी लिस्ट लगी होती है हॉस्पिटल में कि भाई इस कभी भी आप हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो ये चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के लिए आपको एक काम करना है, किसी भी ढंग के सरकारी हॉस्पिटल में 15-20 मिनट आधे घंटे एक विजिट कराना, जगह जगह लगे होते हैं, आप देख लेना। इसके अलावा आप जयपुर भी घूमना एक दिन, क्योंकि अशोक गहलोत, आप देखते नहीं हो इंदिरा रसोई योजना, हर पोस्टर हर पिलर पे लगा रखा है कि 870 कर दिया हमने, बढ़ा के 870 कर दिया, 8 रुपए में पौष्टिक भोजन देंगे आपको। तो आप ऐसे मुंह है ना इधर उधर करके भी चला करो, रोड पे देख के चलते उससे। अरे हाँ, ऐसे अभी 9 सितंबर को जब मैं एंट्री किया तब मुझे सबसे पहले वही दिखा था, 9 सितंबर को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च हुई है करंट में। तो व्यवहारिक नॉलेज से भी क्वेश्चन सही होते हैं। 150 में से एग्जैक्ट एक मतलब आपको एग्जैक्ट आए, ऐसे तो 60-70 क्वेश्चन ही होंगे वहां पे, बाकी तो आपको कुछ कंसेप्ट से भी करने होंगे, आइडिया से भी। आप सोच रहे हो कि 150 में से 150 आएंगे, हमें आए तो छोड़ा ना, एक आधा जांच बैठ जाए फालतू में। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, इसको भी प्रॉब्लम है। क्या हो गया? जांच मुख्य खटका है। इसको ही खटके को मुझे नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ऐसे, ये खटका थोड़ी होता है, अब होता क्या वो भी नहीं पता, पर खटका नहीं होता। मुख्यमंत्री निशुल्क, हाँ ये नाम होते ही है कहीं। अब वो कीपैड वाले को बोलते थे ना डुचकिया फोन, उसको क्या बोलोगे? और
मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। अगला है मुख्यमंत्री चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। लिखा है नहीं क्या अभी तक? है, लिख लो यार, तो बाकी आपकी मर्जी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, मुझे तो क्या बोर्ड पे लिखना होता है, वरना मैं लिख देता आपकी कॉपी में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। एक बात सुनना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जब शुरू की गई थी तो 5 लाख रुपए का प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति तो, लेकिन सुनो तो, ये 1 मई 2021 को लॉन्च हुई, लेकिन बजट घोषणा हुई अभी फरवरी 2022 में, अगली आएगी फरवरी 2023 में। आपकी एग्जाम है 4-5 फरवरी को, पेपर बन जाएगा जनवरी में, तो अगली इकोनॉमिक सर्वे का तो आपका टंटा खत्म, क्योंकि उसके डाटा आप कहाँ एग्जाम देने के बाद थोड़ी पढ़ने हैं आपको, उससे पहले आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो अभी हमारे लिए इकोनॉमिक सर्वे इस वाली काम की है जो 2021-22 की है। इकोनॉमिक सर्वे में 2021-22 में सरकार ने क्या क्या किया उसकी जानकारी होती है, बजट में आने वाले वर्ष में क्या क्या करेंगे उसकी घोषणा होती है। तो अभी जैसे इंदिरा रसोई योजना 1000 कर दी बजट 2022-23 में, वैसे ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बजट जब पेश किया गया तो कहा गया कि हम इस 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए करते, और साथ में जिस व्यक्ति ने ये बीमा ले रखी है उसको 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी देंगे। तो अब 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलता है इसमें। अगर इसमें बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर बीमार हो जाता है तब 10 लाख रुपए तक का, 10 लाख रुपए तक का, जरूरी नहीं है कोई बीमारी लाख रुपए की भी हो सकती है, 50,000 रुपए में भी इलाज हो सकता है, लेकिन 5 दिन पहले से लेकर 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल होता है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर 15 दिन बाद तक का जितना उसका दवाइयों स्वास्थ्य पर खर्चा हुआ वो शामिल होता है। ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो है ये इंपोर्टेंट भी है। आरएस परी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये और एक इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, वो महिलाओं से संबंधित जन कल्याणकारी है, वो बाद में वो भी इंपोर्टेंट है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1597 रोग पैकेज शामिल है इसमें। रोग पैकेज का मतलब होता है जैसे कि किसी को मलेरिया का इलाज कराना है तो एक अकेली मलेरिया की दवाई थोड़ी आएगी, उसमें सिरिंज भी हो सकती है, उसमें उसके साथ भी 3-4 दवाइयां हो सकती है, तो पैकेज हो गया एक रोग पैकेज। इसके अलावा इसमें उनके अलावा कोविड-19, एक अभी आपने सुना होगा म्यूकोरमिकोसिस, काफी चला था, ब्लैक फंगस, म्यूकर के कारण ब्लैक फंगस, तो उसका जो वायरस था वो म्यूकोरमिकोसिस, उसके रोग पैकेज भी इसमें शामिल है। जैसे कोरोना बीमारी थी, वायरस कोविड-19 था, तो कोविड-19 के रोग पैकेज भी इसमें शामिल है। तो यह है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की 5 योजनाएं। नाम से कुछ तो समझ में आया ना भाई, दिक्कत तो नहीं है ना कोई? नहीं है तो बता दो। अरे है तो मेरे पास इलाज भी नहीं है। देखो खाते हैं वो नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। नाम से पता चल रहा है कि खाने की चीज होनी चाहिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। इंदिरा रसोई योजना नहीं आएगी पर इसमें वो नगरीय स्वायत्त शासन का है, इसीलिए देखना वो गांव में नहीं है, वो नगरीय निकायों में है। जो इंदिरा रसोई योजना है ना, वो उसमें भी अभी बजट में बढ़ा दिया, 12 रुपए से 17 रुपए कर दिया। 25 रुपए की प्लेट होती है, उसमें 8 रुपए तो खाना खाने वाला देता है और 17 रुपए सरकार देती है उसमें अनुदान। कोई भूखा न सोए, देखा होगा ना उसमें इन्वर्टेड कोमा में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि इसका आदर्श वाक्य है, कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न जागे, कोई ऐसे भूखा न रोए, मतलब उसमें ऑप्शन ऐसे ही देंगे ना। तो रुपए एक प्रति किलो गेहूं। मैं जब योजनाएं हम पढ़ेंगे ना धीरे धीरे तो लड़कों को समझ में आ जाएगी कि हालत क्या है लड़कों की सरकार की नजर में। आओ देखते हैं ना। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान व्यंजन योजना है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान व्यंजन योजना नहीं है। एक पेंशन है लड़कों के लिए वृद्धावस्था, वो भी 58 साल का होने पे, लड़कियों को 55 साल का होने पे, यानी सरकार के अकॉर्डिंग 55 साल की लड़की महिला ही हो गई, अब तो लड़की का ही वो वृद्ध मानी जाएगी, और पुरुष 58 साल का।
नहीं, ये इसका रीजन सरकार को पता है ना। मेकअप करेंगे पहले तो वो 3 साल पहले बूढ़ी होगी, वो स्किन तो होगी ना कहीं करे। तो ₹1 प्रति किलो गेहूं, 500 रुपए और एक्स्ट्रा मिलता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसलिए आज से रिचार्ज करना बंद। हाँ, देख लेना आपकी इतनी योजनाएं आएंगी, सब में वही हुआ है। विधवा विवाह पुनर्विवाह में भी लड़कियों को, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भी, एक सामूहिक विवाह अनुदान योजना होता है उसमें भी नहीं छोड़ा। सामूहिक विवाह मतलब यह नहीं है एक आदमी 10 से कर रहा है, जोड़े अलग अलग होंगे लेकिन एक साथ होता है। जैसे 20 जोड़ूंगा, उसमें 18,000 रुपए देती है सरकार, 15,000 रुपए वधू को और 3,000 रुपए आयोजनकर्ता संस्था को। यहां भी मत समझो खुद को। तो ये हालत है भाई, फिर ऊ करते रहते हो। देख लो सरकार क्या समझती है आप लोगों को। ₹1 प्रति किलो गेहूं, ये वाली आपके इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सामान्य ज्ञान में आपके एजुकेशनल सिनेरियो दे रखा है, शैक्षिक परिदृश्य राजस्थान में शिक्षा की स्थिति। तो अगली वाली है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो ये आपके वहां भी इंपॉर्टेंट है। ये योजनाएं आपकी जगह जगह पे काम में आएंगे। जैसे कृषि से संबंधित, उद्योग से संबंधित, जियोग्राफी में जब आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे, इंडस्ट्री पढ़ोगे, तो वहां तो ये पढ़ोगे कौन सी खरीफ है, कौन सी रब्बी है, या मार्बल उद्योग कहाँ है, पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ थी। क्या करें, साइड भी खोल दोगे तो अब साइड से हो रहा है। बोले साइड से हो रहा है। सलमान खान थोड़ी पढ़ाने हैं आपको, परवीन ख्यालिया है। अब ठीक है ना। अब क्या ही करें इसका, और कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? ये लो, अब साइड भी टच नहीं करेगा। अरे चुप, लो स्कूल ही, यही तो मैं कह रहा था ना, थोड़ा टाइम दो आप, मजा आएगा आपको। पढ़ाई भी हो रही है ना, पढ़ाई भी हो रही है, समझ में तो आ रहा है ना साथ में। ये गजब तो रह जाएगा फरवरी में पेपर में। स्कूली शिक्षा विभाग, ये तो कहता हूं ना मैं, मजे लेके पढ़ा करो, चीजें ज्यादा याद होती है। अरे अब मैं आता है ऐसे लेकर है, ओए तू दांत क्यों निकाल रहा है? निकालेगा, अगले के पास है। स्कूली शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। देखो, सरकार ने इनकी घोषणा तो कर दी, गांधी जी की 150वीं जयंती। तो पहली बात तो सत्र तो हो गया 2019-20। जो पहला सत्र इन स्कूलों में चला वो था 2019-20। अब सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है ना भाई। घोषणा तो कर दी कि 1200 महात्मा गांधी, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि एक एक जगह पे जाके 1200 स्कूल खोल सके सरकार। दूसरी बात यह है कि हर जगह नहीं खोल रहे। अभी तक इन्होंने ये कहा है कि ऐसे कस्बे या गांव में खोलेंगे जहां आबादी 5,000 से अधिक हो, वरना नहीं खोलेंगे। अब 1200 स्कूल नहीं खोली जाएंगी। ये 1200 जो राजकीय विद्यालय हैं उनको महात्मा गांधी में बदला जाएगा, क्योंकि 1200 स्कूलें खोलना बहुत बड़े बजट की बात है। तो जो राजकीय विद्यालय है जहां पर छात्र कम है, या ऐसा जगह चुनेंगे 5,000 से अधिक आबादी वाले, और उनको अच्छी अगर होगा तो लाइब्रेरी और बना देंगे। थोड़ा बहुत अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कम है उस पर खर्चा कर देंगे, तो उन्हीं बिल्डिंग को क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। तो ये है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। कक्षा 1 से 12 तक चलेंगी। ये भी पूछ लेना आप, क्यों कहां से कहां तक। तो कक्षा 1 से 12 तक है ये, कोई ऐसे नहीं है 1 से 6 तक ही है। अब आपके तो 1 से 5 तक वाली काम में आएंगे ना। आपको ज्यादा, अभी आपको एग्जाम पास करनी है, बाद में आपको कुछ नहीं पढ़ना होगा। कितनी बढ़िया नौकरी होगी आपकी, क्योंकि 1 से 5 तक वालों के लिए क्या ही पढ़ोगे आप। तीसरी तक तो नाक पहुंचना पड़ेगा आपको, बस पढ़ाने की नौबत ही नहीं आएगी। ये भी सही है। सामाजिक न्याय, हाँ आप देखना, आपको बड़ा मजा आएगा मास्टर बनने के बाद। वो सुबह उनको घींच घींच के लाएंगे घर वाले। पहली दूसरी में देखते नहीं थे, आप नहीं जाते थे ऐसे, नेकर तो पहने होता था, रेत में घसीटने, वैसे आएंगे पहली दूसरी तक। सही है, वैसे आपके हाथ में नींव है, नींव। सामाजिक न्याय एवं लिखो रहे आज ये योजनाएं तो लिखें कम से कम। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नहीं 2 ही घंटे।
उसमें था लेकिन वो करेक्शन हो गया, वो 3 से 5 ही है, वो दूसरे होगी कोई, मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं ना यहाँ जाए किसी को। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। अब तो कुछ भी नहीं हो रहा इसको टच, कहां भी टच होने पे आ रही है। ये देखो, ये इसमें गड़बड़ है, समझ में आ गई। क्या करूं? कुछ भी, तो कुछ भी बोलना है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये सुनो एक मिनट, नाम से तो पता चल रहा है ना, विवाह होना चाहिए, 18 साल की उम्र की होनी चाहिए। जहां भी मैं विवाह की बात है, ये अपने माइंड में सोच लेना कि लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी ही चाहिए, वरना सरकार द्वारा उसे मान्यता प्राप्त नहीं होगी, वो बाल विवाह की श्रेणी में आएगा। एक परिवार का, मान लो कि कोई एससी का है या एसटी का है या अल्पसंख्यक वर्ग का है, मैंने 3 कैटेगरी लिखी है, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक। उनमें भी बीपीएल परिवार की लड़की है, बीपीएल परिवार की लड़की, ऐसी लड़की के विवाह में सरकार द्वारा 31,000 रुपए दिए जाते हैं। अधिकतम 2 के लिए, यानी 15-20 की लाइन लगी हुई है, सरकार ने ठेका नहीं ले रखा, 2 ही लड़की होनी चाहिए एक परिवार की, तो 31,000 रुपए उसे दी जाती है आर्थिक सहायता। अब मान लो लड़की 10वीं पास है, तो 10,000 रुपए अतिरिक्त देंगे, यानी कि टोटल 41,000 रुपए। क्या आगे सुन ले, तो 12वीं पास है तो भी 41,000 मिलेंगे, अगर स्नातक है तब 20,000 रुपए अतिरिक्त, तब उसको मिलेंगे 51,000 रुपए, इसमें जुड़ेंगे ये वाले इसमें इंक्लूड है। तो अगर लड़की 10वीं पास है तब 10,000, और अगर लड़की स्नातक है तो 20,000 हो गया। अब मान लो इनके अलावा भी तो बीपीएल श्रेणियां हैं राजस्थान में, भाई जनरल वर्ग में भी बीपीएल परिवार हैं, ओबीसी में भी हैं, एमबीसी में भी हैं, या जो विधवा पेंशन की हकदार महिलाएं हैं उनके घर में भी बेटी हैं। तो ऐसी बेटियों के विवाह में इससे 10,000 रुपए कम कर दो, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। कितने रुपए देंगे? 21,000 रुपए देंगे। अगर लड़की 10वीं पास है वही सेम कंडीशन है, 10,000 रुपए अतिरिक्त, और अगर लड़की स्नातक है तो 20,000 रुपए अतिरिक्त। यह है मुख्यमंत्री कन्यादान या हथलेवा योजना। आगे मैं जो आपको 3-4 योजनाएं बता रहा हूं इसके साथ, वो सारी पुरानी योजनाएं हैं, जैसे 1965, 1974, लेकिन क्या समय समय पर परिवर्तन करना पड़ता है इन योजनाओं में। मान लो 1965 की है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, तो आप खुद सोचो, उस समय 500 रुपए नहीं दे सकते भाई, उस समय की महंगाई के अकॉर्डिंग देंगे, हो सकता है 13 रुपए 15 रुपए, बीड़ी का मंडल भी इतना ही आता था उस समय, अब वो महंगे। हाँ, ये जनरली गांव में मेरे है, वो लेती है ये पेंशन योजना, बहुत बहुत मतलब तरीके से बीड़ी पीती है, उसको देखे ना तो मुझे लगता है सरकार ने इसी के लिए योजना शुरू की है तो महंगाई के अकॉर्डिंग अब मिलते हैं 500 रुपए, अगर 18 से 55 वर्ष की है तो। अगली योजना का नाम लिखो, मैं बताता हूं उसमें, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री एकल नारी, अगली दूसरी योजना, यही सामाजिक न्याय चल रहा है, मैं दूसरा विभाग बदलूंगा तब बता दूंगा, 6 योजनाएं लिखाऊंगा इसमें। एक तो हो गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, दूसरी है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इसमें 3 प्रकार की कैटेगरीज है, सुन लो, या तो महिला हो विधवा, यानी उसके पति की मृत्यु हो गई हो, या तलाकशुदा हो, या परित्यक्ता हो, सुबह उठी पति नहीं। परित्यक्ता का मतलब उसका पति उसे बिना तलाक दिए छोड़ के चला गया, जैसे गौतम बुद्ध गया था ना, तो उसकी पत्नी परित्यक्ता थी उस समय, लेकिन ये पेंशन योजना नहीं थी। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में ये हो गया, क्या हो गया? गजब गजब, आगे भी बोल दो। बेइज्जती किसकी कर दी भाई मैंने?
नहीं, गजब का मतलब बताओ ना। अच्छा, बढ़िया ये योजना, या बढ़िया ही ये योजना है। मैं भी बढ़िया हूं यार। मुख्यमंत्री है। हाँ तो मैं तो हूं ही गजब। ये नहीं बोलता तो भी था मैं, पर थैंक यू। कोई बात। बोल दे तो भाई। कहां पे? देखने वाले तो घर पे आते हैं यार। ऐसे ही सुन ले यार, आ जाता हूं तेरे लिए, आ जाता हूं, ले देख ले। ये यहाँ अब मैं खुद को देखना चाहता हूं तो यहाँ नहीं आता, यहाँ आता हूं तो खुद को नहीं देख पाता। नहीं, अब ठीक है। ऐसे तो देखो ऑनलाइन भी कट लगवाने पड़ेंगे इसमें, वो 30,000 और देख रहे हैं, बीच में कट लगवा दूंगा मैं। उनको केवल पढ़ने वाला रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। अरे मुझे पता ना, हो रही है, ऐप पे जाएगी क्लास, क्लासरूम रिकॉर्डिंग जाती है। अब बाद में तभी तो कह रहा हूं ना, शाम को आराम से, ऐसे लाइव नहीं जाएगी। अभी तो इसको मैं देखूंगा एक बार, क्या पता मेरी बात का कहीं और बेटे झुंझुनू में बेटे को बुरा लग गया तो आपको तो संभाल सकता हूँ यहाँ का यहाँ। पर रात को कोई 1:30 बजे वो देख रहा है मेरी क्लास और कहीं ये चुमू क्या बोल रहा है, तो वो तो देखो, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई लड़की 20 साल की है या 40 साल की भी हो और वो सिंगल है अभी तक, उसको मिलेगी। पहले उसको डबल होना होगा, फिर वो सिंगल होगी। नहीं, एक ने पूछा था एक क्लास में कि सर मेरे पड़ोस में एक 39 वर्ष की लड़की है। मैंने कहा पहली बात तो महिला है, दूसरी बात कि उसको पेंशन योजना मिलेगी क्या? ऐसी थोड़ी मिलेगी भाई। सब कंडीशन है, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, तो ये तीनों कंडीशन उसका विवाह होने पे तो होगी, तो विवाह करना होगा। ऐसे तो सभी लड़कियां हो गई ना इसमें पात्र भाई, जिनका विवाह नहीं हुआ वो भी तो पात्र है। तो ऐसे सरकार तो बेचारी बर्बाद हो जाएगी। 4 कैटेगरी है। अगर मान लो किसी महिला की उम्र 18 से 55 है, उसको 500 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। अगर मान लो लड़की, महिला की उम्र है 55 से 60, 250 रुपए बढ़ा दो, और 60 से 75 है 1000 रुपए। अब रुकना, कुछ भी बोलने से पहले 500 रुपए बढ़ाना। अब 75 वर्ष से अधिक है तो 1500 रुपए। 75 वर्ष से अधिक है तो कितनी हो जाएगी? 1500 रुपए। सीधा सा है, बाद में बात करेंगे इसके प्रावधान। लेकिन एक चीज और है, जो एकल नारी सम्मान पेंशन लेने जा रही है महिला, उसकी वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम होनी चाहिए, वरना तो वो सक्षम है, मतलब अपना जीवन यापन कर सकती है। 4,000 रुपए पर मंथ कमा रही है, लेकिन 48,000 रुपए से कम होगी तभी उसे क्या मिलेगी ये। और ऐसी महिला की अगर 2 बेटियां अधिकतम, तो मुख्यमंत्री एकल नारी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 21,000 रुपए भी मिलेंगे, जो पीछे वाली योजना थी ना वो। इसके अलावा अगली जो योजना है वो है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था। अगली लिखो, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। इस सामान्य ज्ञान वाली यूनिट में और कौन सा टॉपिक हो गया आपका? पहला ही टॉपिक शुरू है क्या ये? मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। पहली बात तो लाभार्थी वही है जो महिला 55 साल से अधिक की है, पुरुष 58 साल से अधिक का है, ये भी बात की ना हमने। दूसरी कंडीशन है कि अगर कोई पुरुष या महिला ये ले रहा है तो दोनों की मिला के, क्योंकि वहां पर कोई ये नहीं है ना कि विधवा है या विधुर है, वहां पर तो वृद्धावस्था है, तो हो सकता है ना पति पत्नी दोनों ही ले। दोनों की मिलकर 48,000 रुपए से इनकम अधिक नहीं होनी चाहिए, तो दोनों में 48,000 रुपए की एक कंडीशन है। वरना तो एक बात आप बताओ, कई बार तलाकशुदा से या विधवा कोटे से मान लो कोई टीचर बनता है या कोई सरकारी नौकरी ले लेता है, तो उसको सरकार काहे को देगी भाई। और एक कंडीशन और है, मान लो कि किसी की इनकम 47,000 रुपए है, क्योंकि यह भी अच्छा क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि 47,000 रुपए है सर, 6,000 रुपए मान लो 500 के हिसाब से उसे मिल गए, तो इसकी वार्षिक आय कितनी हो गई अब? तो क्या ये इस पेंशन योजना से बाहर आ जाएगी? ये एक ही कंडीशन में आएगी, इसकी पेंशन बंद करने पर 48,000 रुपए से अधिक इनकम रहती है कि नहीं, तो ये तो बंद करने पे वापस 47 पे आ जाएगी। तो ऐसा तो है नहीं,
एक बार ली सरकार ने बंद कर दी, वापस 47 हुई, वापस ली, ऐसे नहीं होगा। अगर इसको हटा देते हो आप तो 53 थोड़ी रहेगी, 47 रहेगी। तो ये इसके मिलने से अगर 48,000 ऊपर जा रही है तो वो तो कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि वो तो सरकार दे रही है ना उसको। ये है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। अगली है, देखो, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। देखो इसमें किसको देते हैं, बेसिक समझना, आज आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ऐसा व्यक्ति, इसको भी चाहिए ये विशेष योग्यजन, ऐसा व्यक्ति, मैं ऐसे रहता हूं पहुंच सा, ऐसा व्यक्ति जिसकी विकलांगता 40% या उससे अधिक हो। ऐसा दिव्यांग व्यक्ति, अगर मान लो उसका हाथ खराब है, पैर खराब है, तो वो विकलांगता है, वो 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। एक तो वो हो गया। एक प्राकृतिक रूप से बोलना व्यक्ति, प्राकृतिक रूप से बोलने व्यक्ति की परिभाषा है 3 फीट 6 इंच। मान लो किसी की हाइट 3 फीट 6 इंच है तो सरकार उसे प्राकृतिक रूप से बोलना मानती है और उसे पेंशन देती है। उसका कारण यह है कि उस ऐसे लोगों का जीवन सर्वाइव करना मुश्किल होता है, हमें लगता ही है ऐसा, जीवन मुश्किल होता है। इसीलिए इसमें पता है किसको शामिल किया है, कुष्ठ रोग ग्रसित व्यक्ति को और कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति को, दोनों को। क्योंकि कुष्ठ रोग है तब तो समाज तो मतलब ही नहीं है उसको कहीं टच में होने दे, क्योंकि समाज में मुख्य धारा में नहीं मानते भाई कुष्ठ रोग है ये, और कुष्ठ रोग से शरीर के अंग भंग होने की भी संभावना रहती है। और कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति है वो भी हीन भावना का शिकार रहता है, तो ऐसे लोगों को भी सरकार क्या देती है, पेंशन। और एक जो खदान में काम करते हैं ना मजदूर, इसके लिए एक नीति आई सिलिकोसिस नीति। उस सिलिकोसिस नीति का जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी इसमें शामिल करके 1500 रुपए पेंशन देते हैं। तो ये बात सिलिकोसिस नीति में भी लिखी है, लेकिन वो अल्टीमेटली इस योजना से लाभान्वित हो जाएगा, क्योंकि उसको 1500 यहां 1500 वहां 3000 नहीं मिलेंगे। उस योजना में जो सिलिकोसिस पीड़ित है उसको विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत मिलेंगे। जैसे कि मान लो कि कोई महिला 2 योजनाओं में लाभार्थी है, तो जो अधिकतम राशि वाली योजना होगी उसमें लाभान्वित होगी। ठीक है, तो वो हो गई मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। अगली है पालनहार योजना। पालनहार योजना, पालनहार योजना। अब सुनो पालनहार योजना के बारे में। मान लो पहली कंडीशन तो यह है कि इसमें अनाथ बच्चे शामिल हैं, बाद में मैं और कैटेगरीज भी बताऊंगा आपको, अभी इतना ही समझो कि अनाथ बच्चे जिसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई, अनाथ हो गया। अब सरकार द्वारा संस्थागत ढांचा प्रदान किया जाता है ऐसे लोगों के लिए, अनाथ आश्रम। लेकिन आपने देखा होगा जनरली अनाथ बच्चे एक तो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो संस्कार नहीं मिलते जो उनको परिवार या समाज में रहकर मिलना है, क्योंकि उनका समाजीकरण होता ही नहीं। बालक की पहली पाठशाला परिवार, बालक का दूसरी पाठशाला समाज, उसके बाद विद्यालय का नंबर आता है। तो सरकार कहती है कि कोई भी नजदीकी रिश्तेदार, अनाथ बच्चे का नजदीकी रिश्तेदार, अनजान नहीं, अनजान व्यक्ति तो कहेगा ठीक है मैं पालनहार बनने को तैयार हूं, लेकिन हो सकता है ना घर पे नौकरी करवाए उससे, तो उसके साथ सही बर्ताव करे, जरूरी नहीं है ना कि, तो कोई नजदीकी रिश्तेदार का मतलब है मान लो कि चाचा, ताऊ, मामा, कोई भी, वो अगर इच्छुक है पालनहार बनने का, यानी उस बच्चे का लालन पालन करने के लिए समाज में रखकर, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार क्या बना देती है, पालनहार, और उसे दी जाती है आर्थिक सहायता जब तक कि वो बालक 18 वर्ष का ना हो जाए, क्योंकि 18 वर्ष के बाद सरकार मानती है कि वो अब लायक है, वो अपना जीवन यापन कर सकता है। तो इसमें पालनहार योजना में भी उसी परिवार को लाभ दिया जाता है या उस व्यक्ति को जिसकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से कम हो, वरना वो उस बच्चे का लालन पालन कर सकता है। 2,500 रुपए भी देते हैं, 1500 भी देते हैं, अलग अलग कंडीशन है, बताऊंगा। अब ये तो हुआ अनाथ बच्चे की बात। इसमें कुछ कंडीशन और हैं, जैसे मृत्युदंड या आजीवन प्राप्त, कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे, तो इनडायरेक्टली वो अनाथ ही हैं,
क्योंकि उनके माता पिता को या तो फांसी की सजा हो चुकी है, या आजीवन कारावास है, या माता पिता का मर्डर करके जेल में है, तो भी अनाथ है। यानी उसके पास माता और पिता दोनों नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अनाथ हो गया, उसको भी शामिल कर लिया। आगे सुनना, जो विधवा महिलाएं हैं उनके बच्चों को भी इसमें लाभ दिया जाता है। पात्रता बता रहा हूं अलग से है, तो अनाथ बच्चों के लिए, लेकिन शामिल अलग अलग समय पर किसको किया? अनाथ बच्चों को शामिल कर लिया। उसके बाद में मृत्युदंड, आजीवन कारावास, उसके बाद ये जो विधवा महिला उसके बच्चे, उसके अलावा तलाकशुदा महिला के बच्चे भी शामिल हैं, ये भी कंडीशन है। विशेष योग्य जन, माता पिता के भी बच्चे शामिल हैं, यानी माता और पिता दोनों विशेष योग्य जन है। इसके अलावा HIV, कुष्ठ रोग से जो ग्रसित माता पिता हैं, जो दोनों के HIV या कुष्ठ रोग से ग्रसित है माता पिता, दोनों होगा यहाँ पे कंडीशन, वरना तो अनाथ नहीं होगा ना, वो बच्चे भी शामिल है। नाता जाने वाली महिला के बच्चे भी शामिल है। पहले परित्यक्ता था, परित्यक्ता में पति नहीं मिलता था, नाता में पत्नी नहीं मिलती थी। नाता का मतलब होता है अपने जीवित पति को छोड़कर किसी और के साथ चला जाना। आप ये पढ़ोगे, आदिवासी जनजातियां जब पढ़ोगे, दापा मूल्य भी चुकाया जाता था, फिर नए वाला पति पुराने वाले को वापस दापा मूल्य चुकाता था, क्योंकि पत्नी भी गई, पैसे भी गए। तो नाता जाने वाली महिला के जो बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो ये है सामाजिक। एक और है, अगली लिखो, सिलिकोसिस नीति 2019 के लाभ। सिलिकोसिस नीति 2019, इसका नाम ही ऐसे ही है, उसमें इस फ्लैगशिप कार्यक्रम में इसका नाम ही क्या लिख रखा है? सिलिकोसिस नीति 2019 के लाभ। सिलिकोसिस नीति 2019 के लाभ जनरली आपको पता ही है, जैसे कोई सैंड स्टोन से, पत्थरों से मूर्तियां बनाने वाले मजदूर होते हैं, खुदाई करने वाले मजदूर होते हैं, या खदानों में काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनको सिलिकोसिस रोग होता है। ये रोग होने के बाद व्यक्ति वहां तो काम नहीं कर सकता जहां उसको सिलिकोसिस हुआ है, तो अब जीवन यापन तो करेगा ऐसा, क्योंकि वो इतना सक्षम नहीं होता कि ऐसा काम करने को मजबूर हो। तो सरकार कहती है कि आप हमारे पास आइए, अगर आप प्रमाणित कर देते हो, यानी कि सिलिकोसिस का प्रमाणीकरण भी जरूरी है। ऐसा नहीं कोई भी जाके कहे मुझे सिलिकोसिस है, सरकार कैसे मान लेगी? तो सरकार द्वारा उसका प्रमाणीकरण होगा कि सिलिकोसिस है। जैसे ही सिलिकोसिस प्रमाणित हो जाता है, उस व्यक्ति को 3 लाख रुपए एक साथ दिए जाते हैं। 3 लाख रुपए दिए जाते हैं पुनर्वास के लिए, कि वो कहीं भी अपना छोटा मोटा धंधा शुरू कर दे, घर बना ले। और साथ में मैंने आपको बताया विशेष योग्य जन में उसे 1500 रुपए मासिक पेंशन मिल जाएगी। अब मान लो कि उस पीड़ित व्यक्ति की हो गई मृत्यु, हो गई, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, ये लाभ लेने से पहले या नहीं ले रहा और मृत्यु हो गई सिलिकोसिस से, तो उसका आश्रित परिवार भी होगा। उस आश्रित परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे, और साथ में मिलेंगे 10,000 रुपए, हाँ, अंतिम संस्कार के लिए। ये 10,000 रुपए किसके लिए दिए जाएंगे? अंतिम संस्कार के लिए दे दिए। और जो वो उसकी पत्नी होगी, वो याद कर लो, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 18 से 55 में है तो 500 रुपए नहीं 750 हो गई, तो वहां पर वो विधवा पेंशन भी ले लेगी। पर ऐसे बोलते नहीं है, अच्छा नहीं लगता विधवा पेंशन, इसलिए देखो सरकार भी मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, या मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना, आगे कई प्रावधान पढ़ेंगे हम। अब आपको तो मैं 1 करोड़ लिखा दूंगा, जैसे कि 1 करोड़ रुपए तक का है, आगे आएगा एक। सरकार लिखती है 100 लाख रुपए, ऐसा लगता है ना 100 लाख, 1 करोड़ तो इतना सा होता है, 100 लाख साइकोलॉजिकल फर्क होता है ये। उसमें लिखा हो तो 100 लाख तो हम सोचने लग जाते हैं, पता नहीं 100 लाख, उसे लगता है 100 लाख, अरे 1 करोड़ है, क्या देती है 1 करोड़। अगला है कृषि विभाग, ये लो वही आ गया 100 लाख वाला ही, कृषि विभाग में ही है वो। कृषि विभाग, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, कृषि विभाग, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात, प्रोत्साहन नीति,
क्या है? अरे कृषि विभाग है, योजना इधर है, और कहीं लिख ले, लाखा के साथ लिख ले, हंसा भाई ने ये योजना लागू की थी। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। अरे एक तो मैं ना भाई ऐसे ही बोलता हूं मजाक में ही, बुरा मत मानना, मान भी लोगे तो क्या होगा, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता ना थोड़ा। मैं नहीं चाहता ना कोई दुखी हो मेरे कारण, ईगो ऐड नहीं करता, ऐसे मजा रहता है ना थोड़ा, उल्टा बोलना भी पड़ता, वरना आप मास्टर में टिकड़े तो कहां देते हो। कृषि विभाग, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। ये एक अभी उद्योग में आएगी इंपोर्टेंट, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, काफी चर्चा में है अभी, उसकी भी बात करेंगे। अभी ये मेंस में आई थी, अभी हमारे आरएस मेंस 2022 में भी आई थी, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स। तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। आपका सिलेबस देखिए, मुझे कई बार ये लगता है जिसने ढंग से ये करके मास्टर बन गया ना, उसकी आरएस पर ही तो आराम से पास है, कुछ नहीं करना। इकोनॉमिक सर्वे के आते विषय क्वेश्चन, विषय करंट अफेयर के विषय, मैथ रीजनिंग के, राजस्थान जी के इतना नॉर्मल आप पढ़ ही चुके हो, ये ले हो गया काम। बाकी सब्जेक्ट मत पढ़ो, चाहे कट ऑफ तो 60 क्वेश्चन, इस बार 62 क्वेश्चन थी कि 150 में से 62 क्वेश्चन सही थे, उसकी क्लियर थी, 85 के लगभग थी प्री की कट ऑफ। मेंस तो आप कर ही सकते हो, विद्वान लोग हो। नहीं मेंस तो मुझे कोई पूछे ना कि सबसे राजस्थान की सबसे इजी जॉब कौन सी, मतलब सबसे इजी कंपटीशन कौन सा है, मेरा पास हो गया ना, इसलिए पास हो जाएगा तब हमें लगता है सच में, बोले ऐसे लगता था, डर लगता था, रिजल्ट आ गया तो मार्च में हुआ ना मेंस, उसके बाद किताबों को देख के ऐसे जी घबराता था कि दोबारा ना पढ़नी पड़े भगवान की दया से। उनको मैंने रख दिया था, उनको स्टोर रूम में दिखे ही नहीं है, तो मैंने मार्च 2022 के बाद किसी भी किताब अखबार को, कागज के टुकड़े को हाथ ही नहीं लगाया। क्या हो गया? ऐसा तो यूपीआई होता है ना, मेरी जेब में 1 भी रुपया नहीं है, तू देख सकता है अभी भी, आजकल तो यूपीआई चलता है ना, कहीं भी करो कुछ भी करो। अरे वैसे कहीं भी आजकल तो कहीं भी आप, यूपीआई तो बहुत डिजिटल इंडिया में, कैशलेस इंडिया बन रहा है भाई। अब ये जरूर है वो कई बार कह देता है कि वो ट्रांजेक्शन फेल्ड, तब बड़ा ऐसे इरिटेशन होता है। इसलिए मैं पेट्रोल पंप पे है ना, बाइक है मेरे पास, गाड़ी नहीं है भाई, छोटा आदमी हो, तो मैं पहले ना उसको पेमेंट करता हूं, क्योंकि एक बार मैं 1.5 घंटे खड़ा रहा और मुझ पे भरोसा ही नहीं कर रहा। मैंने कहा देख मेरी शकल में भाग सकता हूं पैसे खा के, नहीं माना भाई, इसलिए पहले कई बार होता है ऐसे। फिर बड़ा इरिटेशन होता है ना, मोबाइल दे नहीं सकते है ना, रेगुलर देखना पड़ता है, 5 मिनट से पता नहीं कौन ब्लॉक कर दे कब, कई तो हो रखे हैं यहाँ ब्लॉक। हो जाओ 3-4 महीने कोई करता है तो करने दो ब्लॉग, हाँ जो, हाँ कोई बात नहीं, वो सबके साथ होता है, बाबू 2 मिलेगा, बाबू 1 ब्लॉग होगा ही। तो इसलिए पढ़ लो 3-4 महीने, ये ब्लॉग बाद में करते रहना है, ब्लॉग मास्टर बन जाओगे अपने आप अनब्लॉग कर देंगे। देखो इसमें क्या करते हैं, पहला एक शब्द है, आप देखो सुन लो, ये 27 के नाम भी लिखने ना आज। प्रसंस्करण की बात करें तो प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग, और फसल की कोई भी प्रोसेसिंग है वो फसल कटाई के बाद शुरू होगी। तो आपने कई बार देखा होगा ऐसे कि किसान अपनी उपज को सड़क पे फेंक देता है, जैसे टमाटर जो सड़ने वाली चीज है, जैसे मान लो जो खराब ही नहीं होती उनको तो रख सकता है वो, लेकिन हमारे किसानों की एक समस्या और है, वो रखने वाली चीज को भी रख नहीं सकता। वो इसलिए नहीं रख सकता कि आधे से ज्यादा राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के किसान है वो केवल खरीफ की फसल करते हैं, रबी उनके पास है नहीं, उनके पूरे जीवन यापन का आधार केवल वो खरीफ की फसल है। हम सोच रहे हैं उतने सक्षम नहीं है किसान, मैं ये नहीं कह रहा सब, लेकिन कुछ किसान आज भी ऐसे हैं कि फसल को बेचेंगे तब जाकर बेचारों का कर्जा वर्जा चुकेगा। कई उन्हें घर बनाने के लिए ले रखा है ब्याज पे पैसे, कई उन्हें शादी के लिए ले रखा है। और ये देखो त्योहार भी बड़े इंटरेस्टिंग बनते हैं, दोनों फसलों की कटाई पे आते हैं दीपावली और होली, कहते हैं ना बाजार में आई रौनक वो किसान के कारण ही आती है। तो ये है, उसको बेचनी पड़ेगी। अब समस्या ये है
कि ऐसी फसलें खराब हो जाने पर किसान का तो नुकसान हो गया ना। मान लो कि टमाटर बेचने जा रहा है और 2 रुपए किलो है, उसको जो खरीदने वाला है वो 2 रुपए किलो में ही खरीद रहा है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है 6 रुपए प्रति किलो, तो वो फेंकेगा ही नहीं भाई। या तो 2 रुपए का तो नुकसान हो रहा है, वो एक्स्ट्रा 4 रुपए का नुकसान और क्यों करेगा अपना, और मगजमारी और, क्योंकि ट्रक वाला तो मंडी तक का जितना चार्ज है उतना ही लेगा। वो थोड़ी कह देगा कि नहीं, डिमांड और सप्लाई में फर्क है, मैं नहीं लूंगा, आज फ्री में ले जाता हूं टमाटर। तो कृषि प्रसंस्करण में सरकार प्रयास तो खूब कर रही है, जैसे रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क भी चलाए जा रहे हैं श्री गंगानगर, कोटा, अलवर में। इसके अलावा एक मेगा फूड पार्क है भारत सरकार का अजमेर में, रूपनगढ़। लेकिन हर किसान तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। कोल्ड स्टोरेज, गोदामें उनको चाहिए। देखो, कृषि प्रसंस्करण होगी कृषि का, तभी तो व्यापार होगा, और अधिकता होगी तभी उसका क्या होगा, निर्यात होगा। तो सरकार कहती है कि हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है हर आदमी के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि या तो कोई किसान, देखो कंडीशन क्या है, या तो कोई किसान या कोई किसान का संगठन या कोई गैर कृषक, ये कृषि से संबंधित अगर आधारभूत संरचना बनाता है तो हम उसे लागत का 50% देंगे। यानी कि कोई किसान संगठन यानी किसान मिलकर, या कोई गैर किसान, क्योंकि बिजनेस के रूप में करेगा ना, वो रेंट पे देगा किसानों को, कोल्ड स्टोरेज है, गोदाम है, सामान रखने के लिए। तो मान लो कि 1 करोड़ रुपए लागत लगी उस बंदे की, तो उसको 50 लाख रुपए कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। अब आगे सुनो, लेकिन ये 50% तब नहीं देगी अगर 5 करोड़ लागत है, तब अधिकतम 1 करोड़ रुपए। तो इनमें से जो राशि कम होगी वो सरकार प्रदान करेगी। या तो 50%, जब तक 2 करोड़ लागत है ना तब तक 50% भी फुलफिल हो रहा है, 1 करोड़ भी फुलफिल हो रहा है। लेकिन मान लो 5 करोड़ हो गया, तब 1 करोड़ ही देगी सरकार। अब मान लो 50 लाख में ही काम हो गया, तब 25 लाख देगी। समझ गए बात को। अब किसान इतना सक्षम भी नहीं है हर, कि वो ऐसा करने के लिए उसके पास पैसे पड़ेंगे, करोड़ रुपए 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दे। तो किसान को लेना पड़ता है ऋण। तो ऋण का सबसे बड़ी समस्या ये आती है, लगता है ब्याज, इंटरेस्ट। तो सरकार ने इस पर भी छूट दी है कि अगर कोई किसान, ये तो देगी लागत के लिए, लेकिन इसको बनाने के लिए अगर कहीं बैंक से, किसी सरकारी संस्था से ऋण लेता है तो उसके ब्याज पर उसे 6% अनुदान देंगे। यानी कि अगर 10% ब्याज लग रहा है ना उसका, तो 6% सरकार दे देगी और 4% वो किसान दे देगा। अब मान लो कि ये तो किसान और किसान संगठन के लिए, अगर कोई गैर कृषक ऐसा ऋण लेता है उसको 5% ब्याज अनुदान देंगे, 1% किसान को अतिरिक्त है। तो बात समझ में आ गई, कृषि प्रसंस्करण। बाद में जब दोबारा समझ के लिखेंगे तो एक बार फिर रिवाइज हो जाएंगी ये। एक बार बस मोटा मोटा नाम से आप कितना कर सकते हो। अगला विभाग का नाम लिखो, हाँ लिखना आप स्पेशली लाल पेन से, उद्योग एवं एमएसएमई विभाग। ये एक नया कंसेप्ट है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, उद्योग एवं एमएसएमई विभाग। ये इन्वेस्टमेंट के आधार पर होता है भाई। मान लो कि 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है, माइक्रो है। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का है, स्मॉल है। और 10 करोड़ से अधिक है तो ये मीडियम है। तो उद्योग एवं एमएसएमई विभाग, पहली योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। आगे किसकी क्लास है आपकी, क्या पढ़ाते हैं, क्या टॉपिक चल रहा है अभी, संत चरणदास लालदास जी। ऐसे क्यों सुनाते ना, मजा आता ना। दया प्रकाश किसने लिखी, सहजो प्रकाश किसने लिखी, नहीं यही तो कह रहा हूं। मुनोत नैन श्री ख्यात किसने लिखी, मुनोत नैन श्री। बांकी दास श्री ख्यात किसने लिखी, बांकी। कितना मजा आता ना। पर सबके आते 150 फिर आते हैं कि किसका वर्णन है, ऐसे आता है नैन श्री ख्यात में किसका वर्णन है। फिर आप सोचते हो राठौड़ तो बीकानेर में भी है, जोधपुर में भी है, मुख्यमंत्री किशनगढ़ में भी थे। वो तो बेचारा बनी ठनी में रह गया, और कुछ था ही नहीं ना किशनगढ़ में। तो वही है एक चित्रशैली, रसिक बिहारी। उसकी माता की पासवान थी, वो दिल्ली की। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में देखना, अगर स्मॉल इंटरप्राइजेज है
तो इसकी निवेश की सीमा मैंने बताई ना आपको 1 से 10 करोड़। तो मान लो कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग के लिए यानी लघु उद्योग छोटे उद्योग के लिए कोई व्यक्ति ऋण लेता है और उस ऋण की सीमा होनी चाहिए 10 करोड़ रुपए तक, तो सरकार द्वारा इस पर दिया जाता है ब्याज अनुदान। बस अभी मोटा मोटा इतना ही ध्यान में रख लो, सरकार द्वारा दिया जाता है ब्याज अनुदान। चलो मैं बता देता हूं एक बार। अगर ऋण है 25 लाख रुपए तक, तब तो सरकार उस पर ब्याज अनुदान देगी 8%। अगर 25 लाख से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है, तब सरकार देगी 6%। और अगर 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ है तो 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। लिख ली? आगे लिखो, अगली 2 नंबर पे लिखो इसमें, राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम facilitation of establishment and operation, facilitation of establishment and operation, इंटरप्राइजेज। उद्योग तो वृहद उद्योग होते हैं भाई, एमएसएमई की जो परिभाषा है उसमें उद्योग नाम है ही नहीं, उद्योग को इंडस्ट्री बोलते हैं, मैंने इंटरप्राइजेज बोला है। तो पहले जो उद्योग होते थे ना वो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उसको कैंसिल कर दिया। अब या तो होंगे बड़े उद्योग, वो तो होंगे बिग इंडस्ट्रीज, उसके अलावा जितनी भी होंगी ना, देखो इसको ऐसे समझो कि अगर मान लो कोई बंदा निवेश कर रहा है, पहली बात है कोई भी इंडस्ट्री या कुछ भी खोलेगा निवेश करेगा। अब मान लो उसके निवेश की सीमा है ना वो है 1 करोड़ रुपए तक, टर्नओवर नहीं बता रहा, वो बाद में बताऊंगा। एक टर्नओवर होता है, टर्नओवर का मतलब होता है पूरे साल में कितने पैसे आए और कितने पैसे दिए, उसको छोड़ो, अभी निवेश पे ले लो आप। एक है 1 करोड़ से 10 करोड़ और एक है 10 करोड़ से 50 करोड़, हो गई 3 सीमाएं। तो सरकार ने कहा कि ऐसा उद्योग अब इंटरप्राइजेज है और यह है माइक्रो इंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म उद्यम। इसकी डेफिनेशन दे दी स्मॉल और इसकी दे दी, अब इससे अगर ऊपर इन्वेस्टमेंट है तो बड़ा उद्योग हो जाएगा, वृहद उद्योग, बिग इंडस्ट्री। बात समझ में आ गई? तो सरकार ने एमएसएमई के तहत ये नई परिभाषा जारी कर दी। अब आपको ये कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सिस्टम नहीं है, अब है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम। 2015 में ये पॉलिसी जारी कर दी, इसीलिए उद्योग विभाग का नाम भी तो बदल दिया, उद्योग एवं एमएसएमई विभाग। तो उद्योग आ गए उसमें बड़े में और एमएसएमई आ ही गया। तो यही तो लिखा था ना मैंने, राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। तो ये होता है इंटरप्राइजेस। बाकी ये तो आपने पूछ लिया, ठीक है, बाकी इतना मत सोचा करो, ठीक है, अगला लिख के देगा ना, उद्योग या उद्यम। ओमार पे तो अपने को लिखना नहीं है कि उद्योग है या उद्यम। कम पड़ा होता है ना, वो भी फायदे का होता है। राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम, क्योंकि हमें और ऑप्शन आते ही नहीं, वो एक ही आता है उसमें, तो सही हो जाता है। हमें चारों ऑप्शन आते हैं ना, जैसे आपके हिस्ट्री में होता है ऐसे, कुंभा भी पढ़ रखा है, प्रताप भी पढ़ रखा है, लाखा भी पढ़ रखा है और राणा सांगा भी पढ़ रखा है। अब आपको कोई करंट में पूछे कि आरपीएससी का चेयरमैन कौन है, तो आपने नाम ही एक संजय श्रोत्रिय पढ़ा था कभी, ना कुलभूषण पढ़ रखा, ना श्रीनिवासन पढ़ रखा, ना कोई वीर नारायण पढ़ रखा। अगर उसमें ऑप्शन आए तो आपको ऑप्शन ही एक ही आता है, इसलिए कम भी पढ़ना चाहिए कभी कभी। तो राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, ये देखो सिंपल सा है। आप एक बात बताओ, कोई भी आप माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज स्थापित कर रहे हो, सोचना एक बार, तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कई बार इन विभागों के निरीक्षण से। ये बार बार परेशान करते हैं नए इंटरप्राइजेज को, कभी बिजली बोर्ड वाले, कभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले कि ये है, ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, बिजली विभाग वाले आ गए तार डाल रखे हैं, कभी कारखाना अधिनियम वाले कि आपके पास बाल श्रम तो नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो सरकार ने ये कहा कि अगर आप ऐसा कुछ निवेश करना चाहते हो तो हम आपको एक वेबसाइट देते हैं जिसका नाम है rajudyogmitra.rajasthan.gov.in। इस पे आप करो अपना आवेदन। आवेदन होने के बाद सरकार उसका करेगी पूरा रिव्यू होने पर अगर सरकार संतुष्ट हो जाती है तो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप दी जाती है
हिंदी में बात करें तो उसे पावती पत्र कहा जाता है कि हमें आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट है। तो अगर पावती पत्र जारी हो गया, अगले 3 वर्षों तक उस इंटरप्राइजेज या उस उद्यमी को सभी सरकारी अधिनियमों और सभी सरकारी कानूनों जो राज्य सरकार के हैं के निरीक्षण से छूट प्राप्त होगी। केंद्र सरकार वाला कैसे दे सकते हैं भाई? राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधिनियम और वो तो निरीक्षण करेंगे तो करेंगे, लेकिन राज्य सरकार के जितने भी अधिनियम है और जितने भी कानून है उसको 3 साल तक परेशान नहीं किया जाएगा। तो हमने अभी यही तो चाहते हैं, निवेश आए, क्योंकि राजस्थान में एक तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि समुद्र नहीं है, सबसे ज्यादा समुद्र से होता है, जल मार्ग से। और दूसरी समस्या यह 61.11% पे तो थार के मरुस्थल का विस्तार है भाई, रिसोर्सेज कम है। और हमारे जो सबसे बड़ी रिसोर्सेज है वो है खनिज। हम खनिज की दृष्टि से संपन्न तो है, लेकिन समस्या यह है कि 10 रुपए का खनिज निकालने के लिए 8 रुपए खर्चा कर रहे हैं, एफिशिएंसी नहीं है। यही खर्चा 2 रुपए होता तो एफिशिएंसी होती ना उस खनिज की। खर्चा तो कर रहे हैं 8 रुपए, निकाल रहे हैं 10 रुपए का। इसलिए आपने देखा ना, खनिज संसाधन में हम समृद्ध हैं। छोटा नागपुर पठार के बाद अरावली जो है वो समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन समस्या है ना 2 वन की। तो सरकार क्या कहती है, एक चीज और बताता हूं आपको। अशोक गहलोत सरकार निवेश पे ज्यादा जोर देती थी। वसुंधरा से संबंधित जब आप देखो तो महिला और बाल विकास से संबंधित योजनाएं ज्यादा देखने को मिलेंगी आपको। तो अशोक गहलोत या मान लो कोई भी सरकार निवेश बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, वो कर रही है कि आप बस निवेश लेके आओ। निवेश का मतलब है आप एक बैग लो, उसमें पैसे भरो और राजस्थान आ जाओ। निरीक्षण से छूट दिला दी ना। आगे अब जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना उसमें SGST से छूट दे देंगे। उसके बाद में एक निवेश संवर्धन ब्यूरो है, उसमें तो और ही तगड़ा काम है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। बस आप तो आओ, एक खिड़की है इसका, वैसे अर्थ देखो ना आप, सिंगल विंडो यानी एक ऑफिस है, वहां आ जाओ। जितने भी सरकारी विभागों की अनुमति लेनी है वो सरकार आपको लेके देगी, यानी आपको चक्कर भी नहीं काटने कहीं, बस पैसे लेके आओ। हाथ जोड़ के एक ही बात बोलती है, आप तो पैसे लेके आओ, क्योंकि निवेश होगा तभी तो डेवलपमेंट होगा। निवेश यहां के लोगों का नहीं, हमें बाहरी निवेश चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा का, यानी 150 रुपए का, हजारों करोड़ रुपए का निवेश चाहिए भाई। और वो FDI आकर्षित तभी होगी ना, FDI भी होगी। अब बाहर के अंबानी अडानी ऐसे लोग यहां पर निवेश तभी तो करेंगे जब उनको सुविधाएं मिलेंगी, जैसे नीमराना, गिलोट, भिवाड़ी, खुशखेड़ा, जो दिल्ली NCR है वहां पर सुविधाएं हैं। इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादा अलवर के उस क्षेत्र में, किशनगढ़ वाले क्षेत्र में भी हो रहा है अभी इंडस्ट्रियल, क्योंकि अभी DMIC गुजरेगी यहां से, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। फिर देखना आप राजस्थान की स्थिति, 5 क्षेत्रों का चयन किया है इसमें और 38% राजस्थान में है। खास बात, टोटल 1504 किलोमीटर लंबा यह औद्योगिक गलियारा है, उसका 38% राजस्थान में है। तो फायदा होगा ना दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे से। तो अगली जो योजना है वो लिखो, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। मुझे भी इसको भी निवेश चाहिए भाई, कल उसको बोलूंगा मैं। हाँ जोर से बोलो यार, जनता इतना ही सुना मुझे। नहीं बोल सकते हो मेरी क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कभी नहीं कहता, बोला करो चाहे, मुझे तो कम पढ़ाना पड़ेगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन कहीं आते हैं ना ऐसे, नहीं वो तू बोलेगा नहीं मेरी क्लास में, ये नहीं वो नहीं। पॉलिटी वाले आ गए क्या आपकी क्लास में? मेरा नाम भी प्रवीण है वैसे। निकाल देते हैं, वो तो उसको नुकसान हो जाएगा ना बेचारे का। अब बोलता भी है तो मैं भी निकालूंगा। क्या निकाला यार, आप भी, मैं भी इस रोड पे घूमा करता था 14-15 में, स्टूडेंट थे, कभी जयपुर रहा करता था मैं भी, तो ऐसे देखा करता था, ऐसे क्लासें हुआ करती थी, मास्टर एक पढ़ा रहा होता था। और एक चीज देखी मैंने यहाँ आने के बाद, ये सीकर में इतना फील नहीं है, इस क्लास में होता है क्योंकि यहाँ से रोड दिखती है बाहर, तो उसमें मैं घूमता दिखता हूँ। ऐसे कई बार मैं देखता हूँ ना ऐसे होके, तो मैं देख रहा होता हूँ कि मैं जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा। उससे ये होता है ना कि समय कहीं भी ले जाता है। एक काम करना बस, मेहनत करना मत छोड़ना, बाकी जीवन में चलते रहते हैं उतार चढ़ाव, मास्टर बनोगे आप सब। ये ज्यादा हो गया ना सभी तो।
प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना, मैं तो प्रैक्टिकली बात करता हूं। अभी हाँ लेवल 1 है ना आपका, लेवल 1 का एक बैच पूरा हुआ तो उन्होंने कोई फेयरवेल रखा था क्या, नहीं शिक्षक दिवस की बात है 5 सितंबर। तो मुझे बोला सर मोटिवेट करने के लिए बोलो, मैंने कहा मैं मोटिवेट ऐसे ही कर देता हूँ क्लास में, ऐसे चला के मोटिवेट नहीं होता, सेल्फ मोटिवेट हो आप खुद से, किसी का कहा हुआ तो 5 मिनट याद रहता है, सपने आने चाहिए मास्टर। तो बोले सर यही कहते हो कि 5 सितंबर को आपका भी ऐसे सम्मान किया जाएगा। मैंने कहा भाई ये तो मैं मरे नहीं कहूं। बोले क्यों? कक्षा 1 से 5वीं तक वाले को बेचारे को रटाओ तो सही, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, उसको तो याद ही नहीं रहेगा। 1 से 5 तक वाला सम्मान करेगा, फूल लेके आएगा, पगड़ी ऐसे सापा पहनाएगा उसको, शिक्षक दिवस, बेचारे की ना कर लेकर तो नहीं संभलेगा उससे। तो लेवल 1 वाले कक्षा 1 से 5 तक की होंगे सच में, एक में क्लास में तो 3 होंगे, एक में 4 होंगे, आधे से ज्यादा पोसार खाने आएंगे। अभी की स्थिति यही है भाई, इसमें क्या आप देख सकते हो कहीं भी जाके। अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन होगा एक दिन, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है ना, उसके बाद बदलता। दिल्ली बदल गया ना, वहां पे निजी स्कूलें बंद होने की कगार पे आ गई, ठीक है, लेकिन कर रहे हैं। अब जैसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इसमें बच्चे हैं भाई, मैंने देखा है जैसे आसपास की 2-4 सुना भी ऐसे कि मतलब अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है वहां पे। अब अपने आदतों को तो पता नहीं चलता ना, तो अंग्रेजी में पढ़ा क्या रहे हैं, हमें तो अंग्रेजी आती है तो नहीं, हमारी ये भी समस्या है, हम हीन भावना से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। तभी तो मूल आर्यंस गोरे थे, सांवले थे, और आज हमारे मन में हीन भावना भर दी अंग्रेजों ने कि अगर आप गोरे नहीं हो तो आप अच्छे इंसान नहीं हो। तभी तो हर घर में फेयर एंड लवली मिलेगी, वरना यूरोप में बेच लो या अफ्रीका में तो चलो बेच के भी क्या फायदा, कितने रगड़ दो। तो यही तो था ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, कि आदमी ने हीन भावना। अब एक बात बताओ, उल्टा फ्रिज छोड़ो अब, क्योंकि उन्होंने एक फ्रिज बेच दिया, अब वो उसमें अपडेट नहीं करेंगे ना जब तक, तब तक दूसरा उसको फेंक के खरीदेगा नहीं। वही चीज टीवी पे दिखती थी फिर एलईडी एलसीडी, क्योंकि वो कंपनियां बंद हो जाती वरना। तो वो लोगों को, अब आप गूगल पे 2 मिनट सर्फिंग कर लो कुछ भी, और शाम को यूट्यूब पे कुछ देखना, ऐड आना शुरू हो जाएंगे। ये तो प्राइवेसी है बिग डाटा की। आप फ्रीज सर्च कर लो यूट्यूब पे, आपको 2 घंटे बाद अगर कुछ देखोगे तो ऐड आना शुरू हो जाएंगे, ये फ्रीज जो भी मतलब फ्रीज का ऐड आना शुरू हो जाएगा। हर 6 महीने 4 महीने में वही फोन अपडेट करके लोग शो ऑफ के लिए वो खर्चा करते हैं। तो उन्होंने ही तो किया ना ऐसा। अब भी अंग्रेज, अब तो नहीं, हम छोटे थे तो अंग्रेज आते थे ऐसे हाथ हिलाते थे, देख गोरे, अब भी देख लेते हैं ऐसे, कभी दिखता है तो, लेकिन थोड़ा ऐसे नहीं करते, ऐसे करके मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता अंदर से। लेकिन आप कभी बाहर जाओ, आपको कोई नहीं कहेगा कौड़ा हो जाओ, यही था, उन्होंने यही किया। वो ग्लोबलाइजेशन पे वो मुझे याद आ गया था, एक वो कोई खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड की आपके तो क्वेश्चन भी आया था, वो भी पढ़ेंगे थोड़े से, उसके भी कंसेप्ट है 3-4 आगे। खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड का एक क्वेश्चन आया था, आपके खाद्य की वस्तुओं पर छूट दी जाती है गांधी जयंती पर। वो खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड कल दी जाती नहीं है, 2 अक्टूबर 2019 से दी जा रही है फिर गांधी पर, पहले नहीं थी। गांधी जी की 150वीं जयंती से शुरू हुई है ये, लेकिन वो क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था आपके। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये सुन लो एक बार लास्ट। एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जितने भी अप्रत्यक्ष करते हैं उनको एक नाम दे दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसमें राज्य सूची और राज्य के कर भी शामिल है। तो ये 101वां संविधान संशोधन तभी पारित होता, तभी अधिनियम बनता, जब आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा इसे पारित करती। अब एक बात बताओ, अब सरकार, राजस्थान सरकार अगर 1000 करोड़ रुपए कमा रही है अप्रत्यक्ष कर से, और अगर जीएसटी बिल पास हो जाए और उसका जो लाभांश केंद्र सरकार वापस राज्यों को बांटती है वो 500 करोड़ हो, तो राजस्थान सरकार कैसे तैयार होगी जीएसटी के लिए? दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या राजस्थान की बताता हूं, आबकारी विभाग था। राजस्थान में आबकारी 2 नंबर पर है कमाई के मामले में। एक पे खनन है, खदाने, 2 पे आबकारी। देखना 1 अप्रैल को कैसे ये ठेके छूटते, आजकल तो ऑनलाइन और कर दिया, बहुत पैसे कमाती है। इसीलिए आपने देखा होगा आबकारी और पेट्रोल जीएसटी में शामिल नहीं है। हर स्टेट में आपको अलग अलग रेट मिलेगी उनके टैक्स, इसलिए हरियाणा से लाते हैं ना लोग, वहां टैक्स कम है। तो यहां पर जो आबकारी था, अब देखो, चलो सरकार ने यह कहा कि अगले 5 वर्षों तक जितना आपका खर्चा कम हो रहा है, जितना आपको घाटा हो रहा है, हम घाटा खा लेंगे, लेकिन हर राज्य का जितना प्रपोजल है, जितना प्रस्ताव है,
उतना दे देंगे भाई। 1,000 है तो 500 सरकार खुद से दे देगी। तो आप कभी भी अब जीएसटी ले कोई भी शॉपिंग करते हो तो जीएसटी अगर बिल आता है, जीएसटी लिखा होता है तो उस पर 2 आता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसमें तो केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर है, इसमें स्टेट के हैं। सीएस जैसे मान लो कि किसी वस्तु पर 5% है, कुछ भी 18 भी है, जैसे आप जो पढ़ रहे हो ये सर्विस टैक्स लगता है 18%, 5% है तो ये लिखाएगा तो 2.5% और कुछ रकम, ये 2.5% और कुछ रकम। अब ये एसजीएसटी पहले किसके पास जाएगा भाई? जीएसटी तो कंप्लीटली केंद्र सरकार के पास जाएगा ना। फिर वित्त आयोग के आधार पर, वित्त आयोग पढ़ते हो ना, 14वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, तो वित्त आयोग सिफारिश करता है कि कौन से राज्य को कितना वो देना है, इनका वो बनता है पूरा प्रपोजल, तो हर साल इनको दिया जाता है। अब केंद्र सरकार के पास क्या गया? जीएसटी। और केंद्र सरकार जो एसजीएसटी का हिस्सा होगी वो किसे लौटा देगी? राजस्थान को। इतनी बात तो समझ में आ गई ना। अब मान लो कि राजस्थान में किसी व्यक्ति ने किया निवेश, निवेश प्रोत्साहन योजना पे आते हैं, निवेश किया, उसका लगा जीएसटी लगा, इसमें सीजीएसटी भी लगा उसका और एसजीएसटी भी लगा। अब सरकार अगर एसजीएसटी पर छूट दे दे, एक शब्द का ही फर्क होता है, छूट नहीं देती, छूट दे देगा मतलब अगर उसको 100 रुपए एसजीएसटी देना है तो ये तो राज्य सरकार को देने पड़ेंगे ना एक बार केंद्र सरकार को, उसके बाद आएंगे ना भाई, तो छूट नहीं देती, पुनर्भरण करती है। देखो एक टर्म आई है पुनर्भरण, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप सभी को पता है, थोड़े दिनों पहले एलपीजी गैस सिलेंडर पर सब्सिडी प्रदान की जाती थी, बंद नहीं होने से पहले बैंक अकाउंट में एक बार रुपए लेने के बाद वो सब्सिडी वापस आती थी ना, जैसे एक बार पूरे पैसे ले लिया, अब जो 100-150 रुपए जो भी सब्सिडी थी वापस बैंक अकाउंट में आती थी। तो वैसे ही सरकार तो अब तो 100 रुपए नहीं दे सकती ना, तो उस आदमी ने दे दिया एसजीएसटी का 100 रुपए, किसको? केंद्र सरकार को दिया ना उसने जीएसटी। अब वापस राजस्थान सरकार को मिले ना पैसे, तो राजस्थान सरकार उसको वापस 100 रुपए लौटा देगी। इसलिए इस योजना में एसजीएसटी का पुनर्भरण किया जाता है। बात वही है, उसको मिलेंगे लेकिन एक बार उसको देने ही पड़ेंगे। छूट है इसका मतलब तो वो देगा ही नहीं ना, छूट नहीं है, पुनर्भरण एक बार देगा, जब भी वापस समय होगा उसको वापस लौटा दिए जाएंगे। यह है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। अगला है कॉलेज शिक्षा विभाग। कॉलेज शिक्षा विभाग, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। देखो ये भी छात्राओं को मिलती है, कोई नहीं है वीर तेजाजी छात्र बुलेट योजना कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। वो देखते हो ना, अभी इधर का इंडिकेटर देके पापाई परी दो दाएं घूमती है, वो ये आधी से ज्यादा यही स्कूटियां हैं। वो कालीबाई भील नहीं, ये तो मेधावी छात्राओं को मिलती है ना, कालीबाई भील उनके पास नहीं है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। अभी मोटा मोटा इतना ही ध्यान में रख लो कि 12वीं करने के बाद, इसीलिए मैंने कॉलेज शिक्षा विभाग लिखा है, स्कूल शिक्षा विभाग नहीं। 12वीं तक स्कूल शिक्षा विभाग खत्म हो जाएगा, अब उच्च शिक्षा विभाग या कॉलेज शिक्षा विभाग। तो ऐसी लड़की जिसने 12वीं में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, क्योंकि मेरिट के अनुसार देंगे ना, ऐसे क्रम से सबको तो नहीं दे सकते, ऐसी लड़की को मिलेगी जिसने कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लिया है, 12th रेगुलर की है और कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लिया है, ठीक है, तो उसको क्या दे दी जाएगी? स्कूटी दे दी जाएगी। 10,000 50 स्कूटी देते हैं इसमें। अभी बढ़ाने की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसने अलग अलग नहीं बताया। बजट 2022-23 में गहलोत ने कहा कि हम स्कूटियों की संख्या सभी योजनाओं में 13,000 से बढ़ाकर 20,000 कर रहे हैं, लेकिन अलग से मेंशन नहीं किया कि कालीबाई भील में कितनी बढ़ाएंगे, देवनारायण में कितनी। तो यह है 10,500 स्कूटियां दी जाती हैं। और एक है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। देवनारायण जी भाई गुर्जरों के आराध्य देव हैं, गुर्जर आते हैं एमबीसी में, तो एमबीसी की लड़कियों के लिए है 5 जातियां हैं, गुज्जर, रायका या रेबारी, गाड़िया लोहार, बंजारा, एक वो लबाना, ऐसे कुछ एक बाड़ोदिया लबाना, ऐसे कुछ होते हैं। तो ये 5 यानी अति पिछड़े वर्ग की लड़कियों के लिए 1500 स्कूटी दी जाती हैं, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। इनका रजिस्ट्रेशन और सब सरकार करती है, पैसा एक भी खर्च नहीं होगा, आरटीओ का खर्चा भी सरकार ही देती है, पेट्रोल तो खुद को ही डलवाना पड़ेगा।
अरे ये सिर पे ऊंच लाए फ्री में दे तो सही, स्टार्टिंग को तो छोड़, कि स्टार्टिंग में तो देते ही होंगे ना। ये सिर पे ऊंच लाए भाई, फ्री का तो कुछ ना छोड़े। ये तो स्कूटी है फिर भी, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। तुझे बड़ा बैलेंस चाहिए, पढ़ ले फरवरी तक बात करेगा ये। कोई बात नहीं। कॉलेज शिक्षा विभाग लिख लिया ना, चलो जल्दी करो थोड़ा, अगला लिखो आयोजना विभाग। आयोजना विभाग, विभाग का नाम है आयोजना विभाग। राजस्थान जन आधार योजना, राजस्थान जन आधार योजना। ये सेम टू सेम है ना। एक तो सबसे बड़ी, मैं कई बार बोलता हूं क्लास में, ये नाम बदलने की बड़ा ट्रेंड रहता है गवर्नमेंट में। ये पहले भामाशाह जो कार्ड था वही सेम टू सेम है महिला सशक्तिकरण के लिए, नाम कर दिया राजस्थान जन आधार योजना। पहले अन्नपूर्णा रसोई योजना थी, नाम कर दिया इंदिरा रसोई योजना। पहले मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान था, अब राजीव गांधी जल संचय योजना। तो राजीव गांधी इंदिरा गांधी नाम मिले तो समझ लेना गहलोत सरकार का काम है। अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोई अटल के नाम से योजना मिले तो बीजेपी का। तो इसे आइडिया हो गया ना, 5-1 साल ये मुख्यमंत्री थे, 5-1 साल ये थे। जैसे राजीव सेवा केंद्र थे, अटल सेवा केंद्र बनाए गए। मुझे वो बड़ा याद आता, बताऊं क्यों? मैंने 2-3 जगह देखा वो, हर जगह मुझे बड़ा अचंभा होता है। जैसे नाम था राजीव सेवा केंद्र, नाम कर दिया इसका अटल सेवा केंद्र। इसको पोत दिया, क्योंकि ये तो कॉमन है। यहां अटल तो इतना अटल तो नया है, और सेवा केंद्र पुराना पड़ा है अभी तक। सरकार पैसे का दुरुपयोग भी नहीं करती। देखो, तो राजस्थान जन आधार योजना में एक जन आधार कार्ड दिया जाता है। सीधी सी बात है, महिला सशक्तिकरण यानी महिला मुखिया होनी चाहिए 18 वर्ष की उम्र से अधिक। अब कई बेचारे ऐसे भी हैं, नहीं है घर में महिला, तो ऐसी स्थिति में वो पुरुष भी मुखिया हो सकता है, पर उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। 10 अंक का तो मिलता है परिवार का कार्ड, उस पर महिला मुखिया का नंबर होता है 11 का, और अन्य जो व्यक्ति जो परिवार के सदस्य हैं उनका जो अंक होता है वो कितना होता है? 12 तो राजस्थान उसमें होता है, इंडिया भारत सरकार के आधार कार्ड में। तो जितने भी महिला मुखिया समेत और भी हैं, उन सबका ही कितना होगा? 11-12 उसमें होता है आम आदमी का आधार जो भारत। लेकिन ये है ना, ये जन आधार, इसको केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी, मतलब वैलिड है अभी। अब आप पूरे भारत में इसको कहीं भी यूज कर सकते हो एज ए आईडी प्रूफ। तो ये 10 अंक का तो हो गया परिवार। जितनी भी योजना है ना सरकार की, इस कार्ड के बिना उनका लाभ नहीं लिया जा सकता। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये कार्ड बनाना ही पड़ता है। अब जिनके पास नहीं बना तो वो जरूरत नहीं पड़ी ना, कभी सरकारी योजना का लाभ लोगे तो बनाना पड़ेगा। अगला है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग। आपके तो आईसीटी भी है ना सिलेबस में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग। अरे एक एक की बात करेंगे अभी, ये तो सिलेबस है, रुको जरा सब्र करो। जन सूचना पोर्टल, एक दिन में मास्टर नहीं बनना, तो फरवरी में है ना एग्जाम, तब तक बनने। किसको? मुझे नींद आ रही है, यही बोल रही है। नहीं तो ये अपना ही ध्यान रखो ना, आप आ रही है सो लेंगी। जन सूचना, ये एक बात है, एक क्लास में ना दूसरों का बड़ा ध्यान रखते हैं। पहले तो पड़ोसी को देखते हैं कि लिखा कि नहीं लिखा। और कई तो 15-20 ऐसे भी हैं, वो दूसरों को मास्टर बनाने आए हैं, यहाँ खुद नहीं बनेंगे। वहां भी तो एक एसएसटी में, हर क्लास में होते हैं ऐसे। तो वो एसएसटी में पीछे बैठते थे 2 लड़के, साथ में बैठती थी 2 लड़कियां। वो हमेशा बात करते थे, मैं कहता था अरे पढ़ लो, बोले नहीं सर इनको मास्टर नहीं बनाएंगे हम। डेडिकेशन था उनमें। अब मेंस परी का एग्जाम हुआ, मेंस का बैच शुरू हुआ, तो मैं पढ़ाने गया एसएसटी में, क्योंकि एसएसटी में मैंने थोड़ा सा 2-3 टॉपिक ही कल्चर के करवाए थे, इतने में एग्जाम की डेट आ गई थी। उसके बाद में मैं मेंस में गया वापस, कुछ हिस्ट्री का टॉपिक था, और ये योजना तो मैंने बाद में कराई, और कुछ कल्चर का पार्ट था जो भाषा साहित्य बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो 10 नंबर का है, अकेले 5 क्यों सुनाएंगे उससे आपके। तो
मैं देखूं तो वो लड़कियां बैठी दोनों, लड़के नहीं। तो भाई मुझे लगा कि यार लड़के आजकल मास्टर नहीं बनाना क्या इनको। बाहर जैसे ही निकला संयोग से वो लड़के मिल गए। मैंने कहा अरे भाई मेंस में क्यों नहीं आते आप? बोले हमारे सर 70 नंबर ही बने। मैंने कहा बना लो मास्टर नहीं। बोले सर इससे बुरी बात यह है कि वो दोनों पास हो गई, और इससे भी बुरी बात यह है कि हमें ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि आधी मास्टर नहीं तो बन गई भाई वो, उनको क्यों चाहिए बेरोजगारी हुआ। हाँ पात्रता में ऐसे लगता है ना, कल रिजल्ट आया वो फीलिंग अलग आती है ना, उसमें ऐसे देखा तब मिला तो आपने पहले भी लिया था, पर ये साइकोलॉजी होती है, उसमें देखा होगा ना ऐसे 115 105 चाहे 83 हो चाहे 87 हो, अब तो गधे घोड़े सब बराबर है। जन सूचना पोर्टल, इसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। एक पोर्टल है जिस पर सरकारी सेवाओं की जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। एक और लिख लो आप भी, नगरीय, क्या हो गया अपने आप ही हंस लिए, ही लिखे यहाँ पे, नगरीय स्वायत्त शासन विभाग। नहीं ऐसे हंस सकते हो लेकिन तो कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो। बाकी ये मैं नहीं कहता सीरियस रहा करो, पूरे दिन मस्त रहा करो। 4 घंटे पढ़ने वाला मास्टर बन जाता है, 18 घंटे वाला रह जाता है। स्मार्ट स्टडी का टाइम आ गया ना आजकल। नहीं मेहनत तो गधा भी करता है। कई बैठे रहते हैं ऐसे, आंख ऐसे सूज जाती है लाइब्रेरी में। उनको पढ़ाई से मतलब नहीं है कितना, उनको ये पता है कि हमने 18 घंटे लाइब्रेरी में बिताए। एक बार पढ़ा मैं 18 घंटे, पता है मैं 4 दिन सोया। सच में। अरे एक है ना, कभी आपको ये कहता है ना कि सुबह उठा करो और बड़ा मुहूर्त है, मुझे बहुत बुरा लगता। अब नेचुरल है वैसे पढ़ा करो। 4 बजे उठ गए, 6 बजे तक लटक पटक क्या ही पढ़ लोगे आप। इससे बड़ी आप रात को 2 बजे पढ़ो, 4 बजे तक पढ़ के सो ना, 10 11 12 बजे तक सो आराम से, क्या दिक्कत है। 7 8 घंटे की नींद पूरी लिया करो। इंदिरा रसोई योजना, चंद्र है बस ये लास्ट ये लिखा देता हूं, इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। वन विभाग, ये तो सिंपल सी है, घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना, ये अभी देखो ये मेंस में आया, इसमें गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी। तो ऑब्जेक्टिव तो है ये वीडियो परी में कि कौन सा घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। ऑप्शन था इस सब गोल। आरएस मेंस में 5 नंबर का क्वेश्चन आया, गिलोय के औषधीय महत्व बताइए। अब बाकी पेपर में 5 नंबर में इतनी जगह आती है, गिलोय वाले में इतनी आई। मुझे एक आता था रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, वो भी कोविड में सुना था। अब ये पेज खाली खाली, तो यहां से शुरू किया, यहां मतलब शुरू से तंत्रिका तंत्र, हृदय, फेफड़े, यकृत, जितने मुझे बायोलॉजी में नाम आते थे सबका शुद्धिकरण करा दिया, और लास्ट में लिख दिया वो शुद्धिकरण नहीं आश्रम वाला ये तो, और लास्ट में ये लिखा कि इसके फायदों को देखते हुए घर घर औषधि योजना में शामिल है। वन विभाग क्या है? तो जिनको समझ में आई जरूरी भी नहीं है। ऐड आता है ना, रॉयल चैलेंज म्यूजिक सीडी, ब्लेंडर्स प्राइड म्यूजिक सीडी, देखिए कभी? केसर इलायची, विमल इलायची देखिए किसी ने? क्योंकि वो बहन है, तो जिसको समझना है वो समझ लेगा, जिसको नहीं समझना मत समझो ना। और जिसको समझ में नहीं आया उसके बीच क्वेश्चन तो वैसे ही कम सही होंगे, क्योंकि उसे व्यवहारिक नॉलेज नहीं है। इसलिए कहता हूं ना, किताबी कीड़ा मत बनो, थड़ी पे भी बैठा करो घंटा 8 घंटे। सच में बहुत फर्क पड़ता है दुनिया को देख के, सीख के।